about how air resistance will affect the projectile motion. लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो मिसाइल हैं, 3 मिसाइल हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वो 3 मिसाइल हैं, 3 मिसाइल को जो है ना वो हम 3 डिफरेंट एंगल्स के हमने स्ट्रीमलाइन, ठीक है, वो नोकदार बनाते हैं उनको, ताकि जो है ना वो हवा को चीरते हुए जो है ना वो गाड़ी मूव करे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? I hope you are fine. In the last lecture, we learned and drive the relationship of height of flight and the time of flight and the range of the projectile. We drive all these 3 formulas and learn the projectile motion. In this lecture, which is a lecture number 12 and SLO P11B05, this is a SLO about how air resistance will affect the projectile motion. When the body performing the projectile motion, if the air resistance will present, what would it create the effect on the on its projectile motion? As in the last lecture, when we define the projectile motion and drive all these 3 formulas, then we said that the condition, the air resistance will be absence during the projectile motion. But in this lecture, we will study that, we will learn that if the air resistance will present, then what about the effect of projectile motion. In this lecture, we will cover the 3 main concepts: maximum range, effect of air resistance, and we will explain the with example all these 3 formulas. Maximum range के बारे में बच्चों हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या चीज है कि वो देख रहे हैं जब भी लेट्स सपोज हम कोई भी 3 जो है वो बॉडीज हैं उनको किसी सेम वेलोसिटी के साथ जो है ना थ्रो करते हैं, तो कौन सी जो बॉडी है ना वो किस एंगल से जब हम उसको फेंके तो वो जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो रेंज कवर करेगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेगी। उन सब चीजों को जो है ना बच्चों हम इस लेक्चर में स्टडी करना है। तो चलते हैं फिर इस लेक्चर को जो है ना वो फर्स्ट पार्ट की तरफ। Part 1, Maximum Marnage. अच्छा, तो बच्चों लेक्चर का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ना, वो फर्स्ट लेक्चर का हमारे पास पार्ट क्या है बोला, मैक्सिमम रेंज के जो बॉडी को हम अगर 3 से 4 जो है ना वो प्रोजेक्टाइल्स को जो है ना, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो मिसाइल हैं, 3 मिसाइल हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वो 3 मिसाइल हैं, 3 मिसाइल को जो है ना वो हम 3 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है ना फर्ज करते हैं उसको जो है ना वो हम मूव करवाते हैं। लेट्स सपोज एक जो हमारे पास जो है ना वो एंगल हम 30 ले लेते हैं, एक जो हमारे पास जो एंगल है वो 60 ले लेते हैं, और एक जो हमारे पास जो है ना वो 45 ले लेते हैं। लेट्स सपोज 3 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है ना हमने जो मिसाइल है ना उनको हमने फाल करवाना है, और तीनों को जब हम जो है ना इजेक्ट करवाएंगे, जब वो ऑन कर देंगे तो वो जो है ना कौन सा जो ऐसा वो मिसाइल है जो सबसे ज्यादा जो है ना मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये बेसिकली फार्मूला जो है ना वो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो है, लेट्स सपोज हमने किसी चीज को, जैसे मिसाइल आर्मी वगैरह के लोगों को देखना होगा किस एंगल के ऊपर जो है ना वो उस मिसाइल को फायर करेंगे, वो जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो रेंज कवर करेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल दूर जाके जो है ना वो करेगा। तो उस चीज के लिए वो हम एंगल ड्राइव करेंगे, उस चीज के बारे में समझेंगे कि किस एंगल के ऊपर जो है ना बच्चों हमारी जो वो रेंज है वो मैक्सिमम आएगी, उसको देखते हैं। तो अगर हम तीनों के तीनों जो है ना वो मिसाइल किसी खास एंगल जो है 30, 45 और 60 के ऊपर जो है ना वो फाल करवाएंगे, तो तीनों के तीनों जो है ना वो जब मूव करते हुए जाएंगे तो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होगा जहां पे जो है वो बॉडी जो है ना मैक्सिमम रेंज जो है ना वो कवर करेगी। इसको हम प्रूव भी करके देखते हैं, आखिर ड्राइव करते हैं पहले, उसके बाद फिर दोबारा इसकी एनिमेशन भी देखेंगे। चलते हैं फिर। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर याद करें हमने रेंज का जो है ना वो फार्मूला ड्राइव किया था, वो तीनों के तीनों फार्मूले यहाँ पे मेंशंस हैं, हाइट ऑफ फ्लाइट का, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट का एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, तीनों के तीनों फार्मूला जो है ना वो हम ड्राइव कर चुके हैं। अगर इसका जो है वो आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा तो इसका जो लिंक है वो आइकॉन में जो है ना वो आप क्लिक करके जो है ना उसका देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है, देखो vi² डिवाइडेड बाय g2 sin of थीटा। मैंने शुरू में जो है ना काम करते हुए बताते हुए बताया था आपको कि तीनों के तीनों जो मिसाइल हमने जो तीनों चीजें यहाँ से थ्रो की है ना, देखो जो हमारे पास पहली जो बॉडी, लेट्स सपोज हमारे पास हम कहते हैं कि जो सबसे ऊंचाई, पहले हम किसी जो एक मिसाइल को फेंकते हैं वो हमारे पास कितना है 60 डिग्री, ये हमारे पास लेट्स सपोज 60 डिग्री है। जो दूसरे वाला है वो हमारे पास 45 डिग्री है, और जो लास्ट वाला है वो हमारे पास हम सपोज करते हैं वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों को हम फाल कर जो है ना मूव करवा लें, लेकिन तीनों के लिए जो है ना बच्चों आपने एक चीज याद रखनी है, जब हमने यहाँ से इनको मूव करवाया ना तो इन तीनों की जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो हमारे पास कांस्टेंट है।
मतलब तीनों को हमने एक ही वेलोसिटी के साथ जो है ना वो थ्रो करना है, तभी तो पता लगेगा ना कि किस एंगल के ऊपर जो है ना वो हमने उसको मैक्सिमम जो है ना वो बॉडी जाएगी। तो अगर हम तीनों की वेलोसिटीज को कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो तब हमें एंगल का पता लगेगा किस एंगल के ऊपर जो है ना बॉडी दूर जा गिरेगी, ठीक है। तो वो हम ड्राइव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस रेंज के फॉर्मूले में जी तो हमारे पास वो 9.8 है, वो तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वी आई स्क्र भी जो है ना वो भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जो रेंज है ना बच्चों, वो रेंज सारी की सारी डिपेंड किसके ऊपर करिए बोला, साइन टू थीटा के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है ना तो सारी सारी डिपेंड करती है साइन थीटा के ऊपर, मतलब साइन के ऊपर। और साइन का बच्चों आपको पता हो कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना वो किस पे आती है बोला, 90 डिग्री के ऊपर। इसके ऊपर है 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हमें रेंज मैक्सिमम करनी है तो फॉर मैक्सिमम तो साइन जो 2 थीटा है ना वो उसका भी मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। तो साइन 90 के ऊपर जो है वो मैक्सिमम आंसर जो देता है वो 1 देता है। हमें पता है उसकी वो रेंज का वो जो है ना -1 से जो है ना वो 1 तक जाती है। जो साइन की रेंज है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे जानते हैं, मैथ्स वाले, उनको पता होगा कि जो साइन की रेंज है ना तो वो -1 से लेके 1 तक है। मतलब जो मैक्सिमम आंसर जो है 1 आना है और मिनिमम आंसर हमारे पास -1 आना है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अगर इसका आंसर मैक्सिमम करना है ना तो उसका मैक्सिमम आंसर जो है ना 1 आता है। बाकी बच्चे याद रखेंगे बस, ठीक है, कि साइन का जो मैक्सिमम आंसर जो मर्जी आप एंगल ले लो, 1 से बड़ा कभी भी आंसर जो है ना साइन का कभी भी नहीं आएगा किसी एंगल के ऊपर, ठीक है। तो मैक्सिमम उसका आंसर हमारे पास क्या बोला, 1 है। तो हमें पता है हमने वो थीटा फाइंड करना है बेसिकली कि किस एंगल के ऊपर जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा। यहाँ पे जो कि साइन 2 थीटा है ना, तो साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो उस साइड पर जाके हमें पता है वो साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव था तो साइन इनवर्स अगर हम 1 करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 90 आएगा। 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 जाके डिवाइड हो तो इसका हमारे पास आंसर क्या है बोला, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री हमारे पास अगर यहाँ पे कहता है कि अगर रेंज आपने मैक्सिमम करनी है ना तो बॉडी 45 डिग्री के ऊपर जो है ना उसको हम फॉल करवाएंगे तो वो जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट जो है ना कवर करेगी। मतलब यहाँ पे देखो जो हमने 45 ये ब्लैक वाले के जो मैंने शो किया है, तो 45 पे जो मैंने वो मिसाइल को करवाया ना, मूव करवाया, तो वो मैक्सिमम दूर जा गिरेगा, ठीक है। तो जब तीनों को हम इकट्ठा स्टार्ट करवाएंगे तो दोनों के दोनों जो है ना वो 45 में से जो है ना वो मैक्सिमम जा गिरेगा, बाकी जो है ना वो सिर्फ पीछे जा गिरेंगे। तो अब वो मैक्सिमम रेंज होगी क्या बच्चों, उस मैक्सिमम रेंज का अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, देखो हमारे पास जो साइन 2 थीटा है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू को लिखना, जो साइन 2 थीटा है ना उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बोला, वो आ जाएगा हमारे पास 1। तो रेंज हमारे पास जो आएगी, रेंज इक्वल्स टू आएगी वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और हम यहाँ पे आर के साथ जो है ना वो मैक्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आई है ना, आर मैक्स जो हमारे पास है वो बराबर है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी के, ठीक है। तो ये हमारे पास उससे मैक्सिमम रेंज का जो है बच्चों वो फार्मूला आ गया जो हमने फाइंड करना था। ये अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और जी का पता हो तो हमें ये पता होगा कि जो है ना बॉडी मैक्सिमम रेंज के जो है 45 पे फॉल करवाएंगे तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। तो अगर मैं इस फार्मूले के अंदर ये देखो वी आई स्क्वेयर जो जी है ना वो यहाँ मौजूद है ना, उसकी जगह अगर आर मैक्स लिख दूं, मतलब दोनों को रिलेट करना चाहो ना अगर मैक्सिमम रेंज को इसको, तो उसका फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पे वो बन जाएगा आर जो है वो यहाँ पे एज इट इज आएगा, और ये जो वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी है ना उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास आर मैक्स, और ये साइन टू थीटा जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा। मतलब अगर हमने उसको मैक्सिमम रेंज को जो सिंपल रेंज है उन दोनों को कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला भी जो है ना वो यूज कर सकते हैं। और बच्चों आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और बताते चलो कि हमारे पास ये तो हमें समझ आ गई कि जो मैक्सिमम रेंज आएगी ना वो 45 डिग्री के ऊपर आएगी। लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है जब ये दोनों के दोनों मिसाइल जो 30 के ऊपर था जो 60 के ऊपर था, जब ये दोनों मूव कर रहे हैं तो वो मूव करते करते दोनों जो 30 वाला और 60 वाला है वो दोनों की जो रेंज है वो सेम है। मतलब चाहे वो जो 60 डिग्री वाला था ना वो थोड़ा सा ऊपर गया, 30 वाला थोड़ा सा नीचे था, लेकिन दोनों के दोनों जो है ना वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है बच्चों जाके जो है ना उन्होंने हिट किया। तो इसका मतलब दो ऐसे एंगल्स, दो याद रखना है आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि दो ऐसे एंगल्स जिनका बी सम हमारे पास जो है ना वो 90 डिग्री होना, उन दोनों की रेंज जो है ना बच्चों वो सेम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर दो चीजों को लेट्स सपोज एक हम बॉल को जो है वो 20 डिग्री के ऊपर और एक को जो है वो 70 डिग्री के ऊपर, दोनों को हम वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करवाते हैं दोनों के, तो दोनों में से जो है ना उनकी रेंज सेम होगी।
मतलब एक जो 70 डिग्री होगा वो थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा ज्यादा, मतलब उसकी हाइट तो बच्चों ज्यादा होगी, लेकिन जब दोनों 20 वाले की हाइट कम होगी, लेकिन जब दोनों फॉल करेंगे ना नीचे, तो उनकी रेंज हमारे पास क्या होगी, मतलब सेम होगी। आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी दो एंगल जिनका सम हमारे पास 90 का आता हो, उन दोनों एंगल्स के ऊपर अगर हम रेंज की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो है ना उसका आंसर क्या आएगा, मतलब वो दोनों का सेम आएगा। अगर आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल भी समझना है इस चीज को, हम वो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स में जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल करके आपको ये समझाऊंगा कि ये दोनों का सेम है। यस, वैसे यहाँ तो हमने देखा है बिल्कुल सेम है, लेकिन एक दो एंगल जैसे 20 और 70 के ऊपर भी किया जा सकता है, 25 के ऊपर, और इस तरह से जो है ना हमारे पास दूसरे 50 और 65 के ऊपर भी किया जा सकता है। तो इस तरह जो है ना दोनों का सम जो है ना वो 90 आता है, तो दोनों की रेंज क्या आएगी हमारे पास, सेम आएगी। तो ये था हमारे पास लेक्चर, जो हमारे लेक्चर का ना फर्स्ट पार्ट, हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड कर ली, और मैक्सिमम रेंज किस कहाँ पे आती है, 45 डिग्री के ऊपर आती है, ठीक है, बाद में रिलेट भी कर लें। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो सेकंड पार्ट की तरफ। हम ये देखते हैं जो हमारा लेक्चर का मेन पार्ट है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलते हैं लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ। Part 2 Effect of Air Resistance on Projectile Motion. अच्छा, तो बच्चों लेक्चर का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। तो वो इस लेक्चर का जो है वो मेन पार्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो है ना बच्चों हमारे पास एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट आता है उसको हमने डिस्कस करना है। याद हो इससे लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने ये पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते हुए जो हमने वो डिस्कस किया था, वहां पे हमने कहा था कम से कम दो जो है ना वो बेसिक कंडीशंस हैं उसकी। वो क्या कंडीशन है हमारे पास, कि जो बॉडी की जो है ना वो बच्चों एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म किया, ये फार्मूलाज ड्राइव किए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं थी। दूसरी बात, जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो हमने कहा था उसकी जो बॉडी की जो है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो चेंज होती नहीं है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। Vx जो था वो कांस्टेंट रहता है। जब Vx कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से जो उसका एक्सेलरेशन था अलोंग द हॉरिजॉन्टल मोशन वो भी मतलब जीरो रहा था। वो हमने सब कुछ जो है ना वो डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लेक्चर देख सकते हैं आप। तो इस लेक्चर के अंदर जब एयर रेजिस्टेंस आप लोगों को बच्चों याद रखनी है, तो चार बेसिक पॉइंट्स है जो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो सबसे पहला काम होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो क्या आता है, उसकी रिड्यूसिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जो Vx था हमारे पास उसका उसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती क्या है। एयर रेजिस्टेंस होती किस वजह से है कि जब हमें पता है कि एयर के अंदर जो है ना वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स के साथ जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है ना तो वो उनके साथ कोलाइड करते हैं। तो उस कोलिजन की वजह से जो है ना वो रुकावट जो पेश आती है उसको हम कहते हैं वो एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एयर के अंदर ही जो है ना वो हो रहा है। तो उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो पहला काम बच्चों होता है वो क्या होता है बोला, कि हमारे पास उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो क्या हो जाती है बोला, रिड्यूस हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाती है। कि जाहिर सी बात है जब रोकने वाली रुकावट करने वाली जो कोई चीज मौजूद होगी तो जो बॉडी है ना वो अच्छी तरीके से जो है ना वो मूव नहीं कर पाएगी। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास जो बुलेट ट्रेन है या जो भी हमारे पास कार वगैरह जो इस तरह की बनाई जाती है ना, उनको बनाने वाली शेप इस तरह से होती है कि हमने वो स्ट्रीमलाइन, ठीक है, वो नोकदार बनाते हैं उनको, ताकि जो है ना वो हवा को चीरते हुए जो है ना वो गाड़ी मूव करे। जैसे रेसिंग कार्स भी इस तरह बनाई जाती हैं, तो वो इसलिए इस मकसद के लिए होता है ताकि एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो कम से कम जो है ना वो हमारे पास मौजूद हो। सिर्फ ये मकसद होता है रेजिस्टेंस का। इसको अगर प्रैक्टिकल भी देखना हो तो ऐसे ही, जैसे आप एक पेपर को, ठीक है, आप घर में ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि आप पेपर को, ठीक है, और हमारे पास जो है एक वो अंडे को या कोई भी जो है ना वो नोकदार चीज को नीचे फेंकोगे तो नोकदार चीज जो है ना वो फौरन नीचे जल्दी आ जाएगी। लेकिन पेपर जो होगा वो एयर के अंदर रख रहेगा, वैक्यूम में नहीं, एयर में, ठीक है। तो वो जो पेपर है बड़ा ऐसा ऐसा आ रहा था क्योंकि उसका जो है ना वो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस जो है ना उसको मिल रही होती है वहां से। तो यही वजह है बच्चों। तो इसको हम देख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो जाती है। उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बच्चों कम होने की वजह से ना होता क्या है कि उसकी हाइट भी कम हो जाती है, उसकी जो है हमारे पास टाइम भी कम हो जाता है, और उसका रेंज भी जो है ना वो कम हो जाती है। क्योंकि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब हम उसे थ्रो करेंगे ना तो बॉडी जो है ना इतनी ऊंचाई तक जो है ना इतनी हाइट पे नहीं जाएगी ना। उसका जो है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ज्यादा होगा, वो कम हो जाएगा, और ना ही जो उसकी रेंज जो है ना वो इतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। ये तीनों की तीनों चीजें जो है ना वो रिड्यूस हो जाती हैं ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी तो बच्चों आपको याद रखना है हाइट भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी ना तो डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, वो डस्ट के पार्टिकल्स को इतना ऊपर ही नहीं जाने देंगे।
सिंपल सी बात है। जो ऊपर नहीं जाने देंगे बॉडी जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाके जल्दी जो है ना वो डाउनवर्ड जो है ना वो मूव कर जाएगी, तो इसलिए हमारे पास जो है वो रेट टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जब इतना ऊपर जाके ना ही इतना आगे जा पाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कम हो रही है। जब बॉडी इतना आगे ही नहीं जा पाएगी तो वो जल्दी जो है ना वो फॉल कर जाएगी, तो उसकी रेंज भी क्या हो जाएगी बोला कम हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स है। और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट बात और याद रखना है, जो एयर रेजिस्टेंस है ना वो हमारी बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन मूव कर रही होती है ना उसकी वेलोसिटी के जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज का मतलब क्या है बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है, हमें पता है जब भी किसी चीज को हम नीचे से ना ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ना, ठीक है, तो जहां से हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है, वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है ना वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, वो मूव करते करते जो कि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींची होती है, तो ग्रेविटी के खींचने की वजह से जो है ना उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है ना उसकी वेलोसिटी एटलीस्ट जीरो हो जाती है। याद हो हमने वो हाइट ऑफ फ्लाइट के अंदर ये डिस्कस किया है। जब भी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाती है ना तो उसकी वेलोसिटी बच्चों की हाइट वाला जीरो हो जाती है। अब जीरो की है, ठीक है, मतलब इसका ना नीचे मैक्सिमम थी ऊपर कैसे लग थी। अब जब बॉडी नीचे से जब वो तीनों के तीनों मिसाइल जो है ना वो मूव कर रहे हैं, या जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, फुटबॉल मूव कर रहा है, ठीक है, तो नीचे चूंकि सबसे ज्यादा नीचे जहां से हमने उसको हिट किया ना वहां पे उसकी हाइट जो उसकी वेलोसिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अब वो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो वो जब डस्ट पार्टिकल्स उसके रास्ते में आएंगे ना उनके साथ भी जो है ना वो ज्यादा कुलियन होगी। जरा जब जरा कुलियन होगी उनके साथ पार्टिकल्स के साथ, तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी बोला, एयर की रेजिस्टेंस क्या होगी बोला ज्यादा होगी। जब एयर रेजिस्टेंस, तो अब जहां पे वेलोसिटी कम होगी तो पार्टिकल्स के साथ जो है कुलियन भी कम होगी। जब कुलियन कम होगी तो हम कहेंगे कि जो वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगी बोला कम होगी। तो इसका मतलब है कि जब हम बॉडी को जहां से थ्रो करते हैं ना वहां पे उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे बॉडी बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है वहां पे उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है। वेलोसिटी कम होने की वजह से उसकी जो एयर रेजिस्टेंस को जो है ना वो फील करना पड़ती है वो भी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। लेकिन इसका उसका जो है ना नुकसान क्या होता है इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अब जैसे ही बॉडी मैक्सिमम हाइट पे गई ना तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसने नीचे डाउनवर्ड भी तो मूव करना है ना, तो जब यहां से मूव करेगी डाउनवर्ड तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी क्या बोला जीरो है, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी क्या आएगी उसके बोला मैक्सिमम होती जाती है। इसी वजह से जब यहाँ पे वेलोसिटी उसकी बच्चों जीरो है ना तो उसको एयर रेजिस्टेंस भी जीरो मतलब ना होने के बराबर जो है ना वो फील करना पड़ती है। लेकिन जैसे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जा रही है, वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती जाएगी। उसी की वजह से जो उसका पाथ है ना बच्चों वो स्कीव्ड होता है, हमारे पास स्क्यूड होता है। मतलब ट्रेजेक्ट्री इज स्कीव्ड स्टिपर डिसेंट देन द एसेंट हमारे पास कहता है कि जब हमने बॉडी को यहां से थ्रो किया ना बच्चों। अच्छा देखो, ये वो ट्रेजेक्ट्री है जो हम सोचते हैं, हमारे ज़हन में है कि जो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन में परफॉर्म होती है उसकी ट्रेजेक्ट्री ये आता है, पैराबोला आता है, ठीक है, हमने यही पढ़ा हुआ है। ये आइडियल केस है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन हकीकत में ट्रेजेक्ट्री इज स्कीव्ड स्टीपर डिसेंट देन एसेंट। इस चीज का मतलब क्या है कि जब हम ट्रेजेक्ट्री बॉडी को जो है ना वो फेंकते हैं ना थ्रो करते हैं ना तो बॉडी यहाँ से ऊपर तो जाती है, ठीक है, वो ऊपर गई, लेट्स सपोज यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो यहाँ से जल्दी फॉल कर जाती है, ठीक है, वो फॉल जो है वो जल्दी करती है, मतलब वो यहाँ पे इतना कर्व पाथ नहीं होता। ये जो स्टीपर डिसेंट मतलब जल्दी से जो है ना वो नीचे की तरफ फॉल करती है, बजाय ये है जो एसेंट देखो वो कर्व है, थोड़ा सा एसेंट जो है वो कर्व है ज्यादा। लेकिन हमारे पास जो देखो अगर मैं यहाँ से दरमियान में लाइन इसकी ड्रॉ करूँ ना, ठीक है, तो देखो तो वो नीचे जो है वो जल्दी फॉल, तो ड्रा करूँ ना पुत्र, तो हमारे पास देखो ये जो बॉडी जो है ना वो ऊपर की तरफ से ज्यादा जा रही है, लेकिन जो है ना वो फॉल जो है ना वो जल्दी ही डाउनवर्ड मतलब वो स्टीपर ज्यादा है, ठीक है, जरा उसकी जो ढलवान है इतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि वो ज्यादा जो है ना वो सीधा ज्यादा है, ठीक हो गया। तो इसलिए इसे कहते हैं स्कीव्ड, मतलब वो जो इसका पाथ होता है ना वो तिरछा होता है, ठीक है, वो पैराबोला नहीं होता। ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ बोला, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हुआ, ठीक है। तो मुझे बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि इसका जो पाथ है ना वो क्यों स्कीव्ड हुआ है। स्कीव्ड हुआ है क्योंकि वो हमारे पास जो यहाँ पे बॉडी थी उसकी वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी। जैसे ही वो डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, तो वेलोसिटी के ज्यादा होने की वजह से जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या होती है बोला ऐसे ज्यादा होगी तो वो उस बॉडी को आगे जाने नहीं देगा,
उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको वो कम कर लेगा। जब कम कर लेगा बॉडी इतनी आगे जाएगी नहीं, बल्कि वो फौरन से जो है ना वो ग्रेविटी की वजह से जो है ना वो डाउनवर्ड जो है ना बच्चों मूव करना जो है ना वो स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए जो है ना हमारे पास इससे कहते हैं हमारे पास ये एक्चुअल पाथ कि हकीकत में पाथ जो है ना वो ये वाला होता है। और ये हमारे पास जो है ना ये आइडियल केस होता है। आइडियल केस के अंदर बच्चों ये पाथ होता है जो कि पैरेलल होता है, लेकिन हमेशा हकीकत में होता है क्या बोला, वो जो ट्रेजेक्टरी है उसका जो पाथ है ना वो स्केप्ड होता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक जो है ना वो समझ आ गई होगी। इसमें फिर भी कोई लेक्चर में समझ ना आई हो तो आप जो है ना मुझसे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर भी जो है ना वो डिटेल में जो है ना मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो थर्ड पार्ट की तरफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बोला कि हम तीनों के तीनों फार्मुलास को जो है ना प्रैक्टिकली किसी एग्जांपल के अंदर जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर बोर्ड के अंदर जो है ना वो जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो तीनों के तीनों फार्मूला जो है ना वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम एक ऐसी एग्जांपल को चूज करते हैं जिसके अंदर जो है ना तीनों के तीनों फार्मूलास हम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो है ना वो निगलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर लेक्चर के जो है ना थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और ये अप्लाई करके देखते हैं। Part 3, example number 2.6. अच्छा तो बच्चों लेक्चर का जो है ना वो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है। लेक्चर का थर्ड पार्ट हमने एक एग्जांपल ऐसी चूज की है जो कि हमारे पास बुक के अंदर भी जो है 2.6 एग्जांपल है, और ये बोर्ड के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो हम 2.6 चैप्टर नंबर 2 जो है फोर्स एंड मोशन, वहां से जो है ना एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल के अंदर क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। हमने एक बॉल को जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है ना वो 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो करवाया, लेकिन वो जो बॉल का जो वो एंगल बन रहा था ना अलोंग द विद द एक्स एक्सिस के साथ, कहता वो जो हमारे पास है 30 डिग्री इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन ठीक है, हॉरिजॉन मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस जो है ना वो 30 डिग्री ऊपर से हमने उस बॉल को थ्रो करवाया। जब थ्रो करवाया तो कहता बताओ कि हाउ डिटरमाइन द इट्स हाइट, हो कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा, कितना वो राइज अप होगा, या कितना वो टाइम लेगा वो हम टू फॉल करवाने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर जो है ना वो कितना मैं हॉरिजॉन्टल जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने ये तीन चीजें फाइंड करनी है, मतलब तीनों फार्मूला जो है ना वो उसको अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। गिवन डाटा के अंदर सिर्फ उसने दो ही चीजें दी हुई हैं, एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो हमारे पास 30 मीटर पर से जो हमारे पास सेकंड है, और उसकी डायरेक्शन जो एंगल दिया वो थीटा हमारे पास ही है। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g होता है। वी आई की वैल्यू 30 होती है, वहां पे उसको स्क्वायर आ जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे साइन जो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री और स्क्वायर जो है ना वैसे बाहर आप लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जब हम 30 का स्क्वायर लेंगे ना तो इसकी देखो, अगर 9 जो 30 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है हमारे पास 90, साइन 30 के ऊपर जो है वो 0.5 होता है, वहां पे 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0.5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 90 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे 2 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 90.6। दोनों वाली ऊपर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 19.6 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 11.47। ठीक है, 11.47 जो है ना मीटर आता है, उसको हम राउंड ऑफ करके जो है ना वो 11.5 मीटर भी जो है ना उसको बच्चों लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास उसकी हाइट आ गई। अब टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब 2 की जगह जो कि कांस्टेंट है वो 2 की जगह एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद हमारा vi है उसकी जगह 30 आ जाएगा। sin थीटा की जगह हमारे पास जो है ना बच्चों वो 30 डिग्री आ जाएगा। तीनों चीजों को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और g की वैल्यू 9.8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो 3.07 जो है ना हमारे पास वो आता है, और उसको हम अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 0.06 आता है, 3.06। तो 3.06 अगर राउंड ऑफ करें तो 3.1 जो है ना वो आ जाएगा, और सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है तो वो आ जाएगा। इस तरह से हमने दो चीजें तो फाइंड आउट कर ली। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है, रेंज। अब रेंज है वो जो बॉडी है ना वो कितना, कि अगर हम उस बॉल को जो है ना वो थ्रो करेंगे, मैच के ऊपर डिपेंड नहीं, ठीक है, वो उसको थ्रो किया तो जो वो मूव कर रही है वो 30 मीटर पर सेकंड है, तो उसको जो हाइट मैक्सिमम हाइट पे गई, तो ये जो हाइट है ना वो हमारे पास 11 मीटर 11.5 जो है ना वो हमारे पास मीटर है। और जो उसको टाइम लगेगा बच्चों यहाँ से वहां तक मूव करने में, वो टाइम हमारे पास कितना होगा, 3.1 सेकेंड होगा। तो अब रेंज हमारे पास क्या है, रेंज बराबर होती है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब वी आई की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 का स्क्वायर लेंगे, साइन करेगा साइन पुट करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो 2 है
वो डिग्री जो 30 डिग्री है उसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई थ्री जो 30 है ना वो 60 होगा। मतलब हमने यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, और साइन 60 की वैल्यू आप लोग बच्चों याद रखना है, वो 0.866 वैल्यू होती है। थर्ड उसका 90 का 30 का स्क्वायर लेकिन 900 आएगा, उसको 0.0666 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.866 डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो है ना वो 79.053 मीटर है। मतलब जो बॉडी जो है वो जब फॉल करे तो उसकी जो रेंज की वैल्यू होगी ना हमारे पास, रेंज बराबर है आर, और 79.8 जो है ना 3 आएगा मीटर। तो बच्चों इसी के साथ जो है लेक्चर को जो है ना हम वाइंड अप करते हैं, लेक्चर हमारा खत्म हो गया। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना बच्चों हमने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, उसके बाद मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, उसके बाद इंपल्स के बारे में पढ़ना है। वो चीजें बड़ी नई सी हैं जिसे तो आप लोगों ने वो याद रखनी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।